ओके लैम्बडा का वैल्यू है -23/8। ठीक है, देखता हूँ। तो हमारे पास दो लाइनें, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। बड़ा आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। पहले आप देख लो कि क्या ये पैरेलल तो नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो आप क्या करें, पहले चेक कर लो। देखिए -432 -411 डेफिनेटली नॉट पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, या तो एक वेक्टर लैम्डा है तो दूसरा उसका डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स या कुछ स्केलर टाइम्स होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दे आर नॉट पैरेलल। तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं बट स्टिल स्क्यू भी हो सकते हैं, है ना। ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं दूर दूर स्क्यू। स्क्यू को आप मूव नहीं कर सकते, लाइन से लाइंस को मूव नहीं कर सकते, है ना। लाइंस फ्री नहीं होते वेक्टर की जैसे। अच्छा, ये वाला होमवर्क आपने किया होगा कल, होपफुली, ठीक है। किसने किया, एक बार बता दो सर कि कर लिया होमवर्क, या आपने अगर 50% या 40% भी किया हो तो भी एक बार मुझे बता दो। हाँ सर, 50% हुआ है और 28.1 भी हो गए हैं। ठीक है, ट्राई करो, आज शाम हाँ तक ट्राई सर, करो। हो गया। हो गया है ना, आसान है ना। सर हाँ सर, थोड़ा आसान बचा है। हाँ बोलो, कोई एक बोलो पहले। थोड़ा बचा है सर। टेक योर टाइम। वो वाला वीडियो देख के फिर कर लूंगी। चलेगा चलेगा। तो अपन क्या करते हैं कि अज्यूम कर लो कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि वो अपने को पता नहीं है। तो लेट्स अज्यूम दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दैट द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ओके, ये तो अपने को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। बाद में अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो लैम्डा और म्यू के साथ कुछ ना कुछ नॉनसेंस आ जाएगा। पहले वाली लाइन पर एक जनरल पॉइंट अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, -3 i कैप और -4 लैम्डा आई कैप। तो -3 i कैप -4 लैम्डा आई कैप, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का जो इस लाइन पर अपन अज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, 6j और 3 लैम्डा, 6j 3 लैम्डा जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है ना, कोऑर्डिनेट ही होता है। 0+2 लैम्डा के कैप, ये आ जाएगा पहली लाइन पर कोई भी पॉइंट। दूसरी लाइन पर एनी रैंडम पॉइंट, इट कैन बी रिटन एज -2 -4 म्यू, कॉमा 0+1 म्यू, मतलब म्यू इटसेल्फ, और 7+1 म्यू, 7+1 म्यू। ठीक है। तो लाइन 1 लाइन 2 पर पॉइंट आ गए। देखो एकदम दो कौड़ी का लॉजिक है। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ लैम्डा म्यू होगा जिसके लिए दोनों पर पॉइंट सेम आएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो सेम होगा, है ना। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को इक्वेट कर दो, खत्म। कोई ना कोई लैम्डा म्यू आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, खत्म, इसकी हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो आपके सामने तीन इक्वेशन बनेगी। -3+4 लैम्डा, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दो, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दो, और z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दो। ठीक है, मेरे पास आंसर है तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूं आपको। लैम्डा का वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास आ जाएगा लैम्डा का वैल्यू -13 और म्यू का वैल्यू आ जाएगा -33। ठीक है, अब ये दोनों लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई है, इसको थर्ड इक्वेशन में डाल दो। अगर सेटिस्फाई कर गया, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तभी तो इन दोनों का लैम्डा और म्यू आ रहा है। और सेटिस्फाई नहीं करा मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो 2 लैम्डा की जगह आप 2 इंटू -13 डालेंगे, और 7+म्यू की जगह आप डालेंगे 7+-33। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 6 4 -26 -26 बराबर आ गया ना। बराबर आ गया। ओके ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। अरे सर यार, वो जो आपने पहले इक्वेशन लिखा है ना, हाँ, वो -3/4 लैम्डा इज नहीं इक्वल नहीं टू नहीं, सब -2। सही है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या सॉल्व नहीं करा ना अभी, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। चलो इसको नहीं मिटाता हूँ, इसको भी नहीं मिटाता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन। सेकंड और थर्ड को मैंने सॉल्व किया है, तो इन दोनों से आंसर ये आया है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट में पुट करना चाहिए था।
कोई दिक्कत नहीं यार, कोई भी दो सॉल्व कर लो, तीसरे में पुट करके देख लो, सेटिस्फाई तीनों को करना चाहिए। तो तीसरे में पुट करेंगे -3 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू -2 + 4 म्यू। ओके, तो ये डेफिनेटली नॉट इक्वल आ रहा है, आप करके देख लेना, बिल्कुल इक्वल नहीं आएगा। -52 -55 और ये आ जाएगा 33 × 4 12 132 134, नॉट इक्वल आ जाएगा। नॉट इक्वल है मतलब लैम्डा म्यू ऐसा दुनिया में है ही नहीं कोई जिसके लिए ये वाले कोऑर्डिनेट और ये वाले कोऑर्डिनेट बराबर हो जाए। कोऑर्डिनेट का बराबर होना मतलब लाइंस इंटरसेक्ट करना, तो लाइंस इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है और पैरेलल भी नहीं है, तो डेफिनेटली दे आर स्क्यू। और अगर लाइंस स्क्यू है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि लाइंस आर स्क्यू, लाइंस आर स्क्यू। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये काफी अच्छा है। लाइन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और दूसरी लाइन क्या दे रखी है आपको, उसकी इक्वेशन है 2i कैप प्लस म्यू टाइम्स -6 प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, ओके। हाँ भाई गर्जे, तुम ही बताओ मुझे कि ये जो सेकंड वाली लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रही है? 2,0 0,0 2,0,0 है ना, हाँ क्योंकि j और k दोनों 0 है। गुड। अच्छा, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, कौन से वेक्टर के पैरेलल है ये वाली लाइन? बताओ बताओ। 3, -1 सेकंड वाला चलो आसान सवाल, फर्स्ट वाली लाइन पे आते हैं अपन, है ना। फर्स्ट वाली लाइन कौन से खूबसूरत पॉइंट से पास कर रही है बताइए? -3, 1, ना ना ना, -. ये तो पैरेलल वेक्टर होता है। जिस पॉइंट से पास कर रही है वो एक पॉइंट होता है, ये पैरेलल वेक्टर भी होता है। वो पैरेलल वेक्टर जो है ना वो ये है, तो वो पॉइंट कौन सा है जिससे ये लाइन पास कर रही है? अच्छा चलो एक और सवाल का जवाब दो, ये वाली जो लाइन है आर, ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है? बताओ बताओ, आराम से बता दोगे तुम। -4, 3, 2. नहीं ब्रो, ये तो पैरेलल वेक्टर है ना, इससे पास कर रही है, लाइन इससे पास कर रही है और इसके पैरेलल है। ठीक है, ये जो लैम्डा के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड होती है ये पैरेलल वेक्टर होता है ना। लैम्डा के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड होती है वो पैरेलल वेक्टर होता है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो लाइन यहां से पास कर रही है तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a वेक्टर, और किसके पैरेलल है? b वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो पैरेलल किसके, लैम्डा के साथ जो है वो वेक्टर उसके पैरेलल है। यहाँ पे सेकेंड लाइन किसके साथ पैरेलल है? इस वेक्टर के साथ पैरेलल है। अच्छा, फर्स्ट वाली जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं है मतलब वहां पे 0 0 0 लिखा हुआ है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स दिस दिस दिस। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है वो 0 0 0 से पास हो रही है, और किसके पैरेलल है? 3 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसके पैरेलल है। ठीक है, और सेकेंड वाली लाइन कहां से पास होगी? 2 कॉमा, यहाँ पे जे कैप और के कैप है ही नहीं, तो 2 0 होगा। तो दूसरी वाली जो लाइन है वो 2 0 से पास हो रही है, और सेकेंड वाली लाइन किसके पैरेलल है? -6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप, इसके पैरेलल है।
ठीक है, तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाली लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, सेकंड वाली लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, और ये दोनों वेक्टर भी आपस में पैरेलल है। देखो ध्यान से, इस वेक्टर का अगर आप डबल कर दोगे तो आपको सेकंड वाला वेक्टर मिल जाएगा। मतलब वेक्टर वन इज लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर। कोई वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है मतलब दे आर पैरेलल। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है, पैरेलल है। देखो ध्यान से, ये 3 का डबल 6 या 3 का -2 टाइम्स, सॉरी यहाँ -2 टाइम्स करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लैम्डा तो है यहाँ पे, मतलब कोई लैम्डा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये स्केलर टाइम्स है ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर के लिए अगर आप 1 सेकेंड, इस पे अगर आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू -2 -6 -1, यहाँ पर क्या लिखा है जे के पहले, -1 इंटू -2 +2 आ जाएगा, और के पहले क्या लिखा है 1, 1 इंटू -2 क्या आ जाएगा -2, मतलब ये वेक्टर का -2 टाइम्स ये वाला वेक्टर है, मतलब दे बोथ आर पैरेलल। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इन दोनों की लाइंस भी आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, मतलब दिस लाइन एंड दिस लाइन आर डेफिनेटली पैरेलल। ठीक है, तो क्या पैरेलल लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है? एक ही केस में हो सकता है, कब? जब दोनों लाइंस पैरेलल है लेकिन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब क्या हो गया कि एक के ऊपर एक है, और अगर एक के ऊपर एक है तो इनके इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, क्योंकि ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अपने को बस एक चीज चेक करनी है कि ये लाइंस पैरेलल तो है, क्या ये कोइंसिडेंट भी है, बस अपने को ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो अपन ने बनाया वो ये है कि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो किसी किसी को लगता है कि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बट व्हाट इफ दे आर सेम, व्हाट इफ दे आर कोइंसिडेंट, तो वो तो अपने को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो आप चेक कर लीजिए कि व्हाट इफ दे आर कोइंसिडेंट, यहां तक लिखो, और जो मैंने बगल में लिखा है ना वो भी लिखना अच्छे से। अब हम चेक कैसे करेंगे कि दे आर कोइंसिडेंटल और नॉट। देखो बड़ा आसान है, पहले आप लिख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, ये जो पहली वाली लाइन है आपकी, पहली वाली लाइन, ये इस पर एक खूबसूरत पॉइंट अपने को पता है 0,0,0। दूसरी वाली लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट अपने को पता है 2,0,0। सही बात है। अच्छा, तो अगर ये कोइंसिडेंटल होगी ना, कोइंसिडेंटल मतलब क्या, एक के ऊपर एक, अगर ये एक के ऊपर एक होगी तो अगर पहली वाली लाइन पे 0,0,0 पास कर रहा है तो वो 0,0,0 दूसरी लाइन पर भी रहेगा। सोच के देखो, अगर कोइंसिडेंट है तो दोनों लाइंस सारे पॉइंट्स को शेयर करेगी, अगर कोइंसिडेंटल है मतलब दे आर सेम, और सेम है मतलब अगर इसमें ओरिजिन है, इस पे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसे सोच लो। या वाइस ऐसा सोच लो कि अगर 2,0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 2,0,0 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर 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 बाय चांस दे आर कोइंसिडेंटल। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना है कि लेट अस चेक इफ दे आर कोइंसिडेंटल और नॉट। ठीक है, तो हमने बोला कि एनी पॉइंट ऑन एनी नोन पॉइंट ऑन आइदर ऑफ द लाइंस, मतलब कोई भी लाइन मस्ट सेटिस्फाई अनदर लाइन, या सेकेंड लाइन लिख दो, एनी पॉइंट ऑन आइदर ऑफ द लाइन। तो ये वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा अगर देखो दे आर कोइंसिडेंटल, या इस लाइन पर कोई भी पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेगा। सोच के देखो, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है ना। आप लोग एक तो यार देखो लाइन रीड नहीं कर पा रहे हो, मैंने पूरा दिन पूरा रात कल आपको यही समझाया कि लाइंस क्या होती है, कैसे रीड करे, ये इससे पास कर रहा है और इसके पैरेलल है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से पूछूंगा, है ना। चलिए, तो इस वाली फर्स्ट वाली लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट क्या है, ओरिजिन, और अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंटल है तो ये ओरिजिन इस पर भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ओरिजिन को इस पर सेटिस्फाई करा के देखते हैं अपन।
सेकंड वाली लाइन पर जनरल पॉइंट अगर मैं लिखूंगा तो देखते हो क्या आएगा। जनरल पॉइंट ऑन सेकंड लाइन, जनरल पॉइंट ऑन सेकंड लाइन। सेकंड वाली लाइन क्या है अपने पास, 2 आई कैप, और एक और आई कैप कहां से आएगा, -6 आई कैप, -6 आई कैप लिखना भूल गया था वहां पे मैं। ये आ जाएगा आपके पास 2 -6 म्यू, कॉमा 0 जे कैप यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 0 के कैप भी दिख रहा होगा, तो 0 जे कैप प्लस 2 म्यू जे कैप, तो 0 + 2 म्यू ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और 0 - 2 म्यू z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बात बताइए कि सेकंड लाइन पर कोई भी पॉइंट किस फैशन का दिखाई देगा, इस फैशन का दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा, है ना, इस तरीके का दिखाई देगा। और फर्स्ट पॉइंट पर कोई भी पॉइंट किस फैशन का दिखाई देगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को कोइंसिडेंटल चेक करना है। तो इस पर अगर ओरिजिन लाई कर रहा है तो आप चेक कर लो किस म्यू की वैल्यू के लिए, किस म्यू की वैल्यू के लिए इस पर भी ओरिजिन लाई करेगा, मतलब इस पर भी जो जनरल पॉइंट होगा वो 0 0 0 किस म्यू की वैल्यू के लिए होगा। क्लियरली दिख रहा है कि म्यू का वैल्यू 0 होना चाहिए, यहां से देख लो ना, 2 म्यू का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो मैं ढंग से लिख देता हूं, लेट अस चेक for what value of mu will a point on line 2 will be 0, 0, 0। तो सेकंड लाइन पर कोई भी पॉइंट जो रखा है वो किस तरीके का रखा है, 2 - 6 म्यू। अगर इसको 0 करा अपन ने और 2 म्यू को भी 0 करा और -2 म्यू को भी 0 करा, तो देखते हैं अपने पास यहाँ से म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। इधर पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रहा है, यस बिल्कुल, आपने म्यू को 0 रखा है, LHS 0 RHS 0। ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी रख के देख लो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, यस नहीं हो रहा है। यहाँ पे म्यू को 0 रखोगे तो देखो आँख खोल के ना, रोने मत लग जाना कि सर कैसे हुआ, 6 × 0 0, 2 - 0 2, क्या आ रहा है अपने सामने, 2 = 0। ये नॉनसेंस होता है, नॉनसेंस हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 0 0 0 जो है वो फर्स्ट लाइन पर तो है, बस सेकेंड लाइन पर नहीं होगा। ओरिजिन फर्स्ट लाइन से पास कर रहा है, या फर्स्ट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है बट सेकेंड लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। ऐसा कोई भी म्यू का वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं कि सेकेंड लाइन भी ओरिजिन से पास करने लग जाए। और अगर एक भी पॉइंट अलग अलग आ गया, दो पैरेलल लाइन है, दोनों में एक भी पॉइंट अलग अलग आ गया, मतलब सारे पॉइंट अलग होंगे, सोच के देखो, या एक भी कॉमन आ गया तो सारे कॉमन होंगे, ऐसा भी सोच के देखो। दोनों लाइंस में अगर एक पॉइंट भी कॉमन आ गया, इसमें भी ओरिजिन और इसमें भी ओरिजिन, तो मतलब ये पैरेलल भी है और कॉमन पॉइंट है, मतलब दोनों चिपकी हुई होगी, है ना, तो कोइंसिडेंटल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप बोल दोगे कि बोथ लाइंस आर पैरेलल बट नॉट कोइंसिडेंटल। Since they do not share origin, do not share origin, है ना, we checked for origin, अब आप चाहे तो किसी और पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते थे। Since they both do not share 0 0 0, दोनों पे 0 0 0 लाई करता तो आप बोल देते कोइंसिडेंटल होती। ठीक है, तो अब आपके सामने एक होमवर्क रहेगा, वो आप खुद से ट्राई करना। 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप और r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। चेक करना है आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसमें ये दोनों लाइंस पैरेलल है या नहीं है, ये बता दीजिए बस आप, कोई भी एक बच्चा, आर दे पैरेलल और नॉट। यस सर, पैरेलल है।
क्यों पैरेलल है? हाँ है, क्योंकि जो आप क्योंकि वो 2 का मतलब सेकंड लाइन का मल्टीपल है उसका। मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला म्यू के आगे का इक्वेशन बन रहा है। ये और ये वेक्टर दोनों लाइन, पहली लाइन इसके पैरेलल है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, और ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, मतलब लाइंस भी आपस में पैरेलल हो गई, दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल है। ठीक है, ये जिसके पैरेलल है और ये जिसके पैरेलल है, दोनों वेक्टर्स ही आपस में पैरेलल है, तो लाइंस भी आपस में पैरेलल होगी ना। तो लाइंस पैरेलल होगी तो क्या इंटरसेक्टिंग हो सकती है? एक ही शर्त पे इंटरसेक्टिंग हो सकती है, क्या? इफ दे आर कोइंसिडेंटल। चलो उसको सॉल्व कर ही लेते हैं। पहले वाले लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट बताइए, 0 0 2। एकदम रोने मत लग जाना है ना, चाटा पड़ेगा। यहाँ पे 2 के कैप लिखा हुआ है, तो इस पर एक खूबसूरत पॉइंट बताए। अगर बाय चांस ये दोनों कोइंसिडेंटल है, पैरेलल तो है ही, और बाय चांस ये दोनों कोइंसिडेंटल है, तो 0 0 2 जो पॉइंट है वो लाइन 1 पर तो है, लाइन 2 पर भी होना चाहिए, है ना। तो दोनों कोइंसिडेंटल है तो सेम पॉइंट को शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरी लाइन पर एक जनरल पॉइंट जो है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 3 + 6 म्यू, कॉमा 2 + 4 म्यू, कॉमा 3 + 2 म्यू। लाइन 2 पर जो पॉइंट है वो ये है, इस तरीके का पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट क्या कभी 0 0 2 बन सकता है, और अगर बन सकता है तो उसके लिए क्या कोई म्यू का वैल्यू है, और अगर है तो आप बोल दोगे कि दोनों लाइंस इस पॉइंट को शेयर कर रही है, मतलब लाइन 1 भी इसके थ्रू पास कर रही है और लाइन 2 भी इसके थ्रू पास कर रही है, और दोनों पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल है और सेम पॉइंट से गुजर रही है, मतलब डेफिनेटली चिपकी हुई है, सारे पॉइंट शेयर कर रही है। तो हमने क्या बोला कि चेक कर लो आराम से कि ये 3 + 6 म्यू क्या कभी 0 हो पाएगा, और 4 + 2 म्यू 0 हो पाएगा, और 2 मतलब ये लास्ट वाला जो z कोऑर्डिनेट है वो 2 का हो पाएगा, ये 2 कब हो पाएगा। तो आप यहां से अगर म्यू का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -12। यहां से म्यू का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, -12, है ना। इस म्यू के वैल्यू को यहाँ पे रख के देख लो तीसरे में, है ना, या तीसरे से भी म्यू का वैल्यू निकाल लो, -12 आना चाहिए। ठीक है, या तो यहाँ पे रख के देख लो -12, तो 3 + 2 टाइम्स म्यू की जगह -12 रखा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू। ट्रू है मतलब कि ये हो गया, इसका मतलब कि म्यू का एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये दोनों लाइंस इस पॉइंट को शेयर करेंगे, और दोनों पैरेलल है, सेम पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, मतलब की हुई है। ठीक है, देयरफॉर द लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये ऐसा चैप्टर है ना, बच्चे को कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने लेक्चर में सब कुछ ढंग से सुन लिया ना, आप सीधे एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो। देखो यहाँ तक पहले, अब हम लोग आते हैं प्लेन पर, कि प्लेन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लाइन पर एक फंडा बताया था कि लाइन के ऊपर रखा हुआ एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक वेक्टर जो जिसके वो पैरेलल हो, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। दिस इज अल्टीमेट फंडा। ये अगर आपको आता है तो आप कोई भी लाइन की इक्वेशन लिख दोगे, सही बात है। अच्छा, सेम गोज विथ प्लेन, है ना। प्लेन के साथ भी एकदम सेम हिसाब रहता है कि आपको एक फंडा दिया जाएगा, फंडा अलग होगा, बट अगर आपको वो फंडा आ गया तो आप कोई भी प्लेन का इक्वेशन लिख दोगे, कोई भी प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, इज दिस, ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। बताओ, अब पता चल रहा है, इतना अच्छा फोन। चल लिखे भाई, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन।
तो देखिए प्लेन पहली बात तो होता क्या है, हम लोग वो देखते हैं। फिर इसकी एक नॉर्मल सी इसके 5 टाइप होते हैं प्लेन के, है ना। तो प्लेन की भी कुछ इक्वेशन होती है भाई। अब प्लेन होता क्या है, ये आपके सामने प्लेन हो गया, ठीक है, दिस इज अ प्लेन। जैसे कि ये एक लाइन होती थी, उसी तरह से ये एक प्लेन होता है ना। लाइन की इक्वेशन हमको लिखते आती थी, उसी तरह से प्लेन की इक्वेशन भी अपने को लिखते आना चाहिए। कैसे लिखेंगे? पहली बात तो आप मेरा रिव्यू ले लो कि ये टॉपिक आसान है या मुश्किल है। ये आपको शुरुआत के 5 मिनट के लिए मुश्किल लगेगा, फिर बचे हुए जितना भी टाइम है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इजी लगेगा, है ना। यू कैन ट्रस्ट मी। पहला वाला जो फॉर्म है वो आपको समझना रहेगा, उसका ही फंडा है सब कुछ, और वो बहुत आसान है। जितना आसान लाइन था उतना ही आसान प्लेन है। ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, आपको बस हर टॉपिक का अल्टीमेट फंडा होना चाहिए। तो अपना लाइंस जो है खत्म हो गया है, लाइंस में एक ही टॉपिक बचता है बस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। 2 कॉर्डी का है, वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो प्लेन्स पर आते हैं। प्लेन क्या होता है, लिखिए अ प्लेन is a surface such that a plane is a surface such that line segment joining any 2 point, line segment joining any 2 points on the surface lie on the surface। ठीक है, देखो बहुत आसान सी बात है। अभी अपन लोड नहीं लेंगे, अभी अपन सिर्फ अंग्रेजी लिखेंगे। आपकी कॉपी पर अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट बना दिए और उनको ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन बनेगी। वो लाइन डेफिनेटली कॉपी के प्लेन पर ही रहेगी हमेशा, है ना, आपकी नोटबुक के प्लेन पर ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो लाइन प्लेन के बाहर आ जाएगी। तो अगर आप प्लेन पर कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, कोई भी 2 पॉइंट लेते हो, तो आपको उस प्लेन पर लाइन मिल जाएगी, और वो लाइन उस प्लेन पर ही रखी हुई होगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइन प्लेन के बाहर आ जाएगी। सही बात है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। ये उसकी डेफिनेशन होगी, बकवास डेफिनेशन है ना, कोई खास दम नहीं है इसमें, और अपन ज़्यादा इसके डेप्थ में जाएंगे भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी, लीनियर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऑफ, देखिए एनी लीनियर इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन इन x, y, z इज प्लेन। लिखो तो सही, आप लोड क्यों ले रहे हो, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एनी लीनियर इक्वेशन इन XYZ प्लेन, XYZ इज प्लेन। इसका मतलब ये हो गया कि रफ में एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जब हम कक्षा 11वीं में थे तो आपको क्या सिखाया था कि x और y पर अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होती वो लाइन कहलाती। जैसे ax प्लस बी वाई और कोई कांस्टेंट सी, ये अगर आता था तो क्या होती थी, ये लाइन हुआ करती थी 2D में। जब अपन ने लास्ट ईयर 2D में लाइन पढ़ी थी, है ना। 3D में अपन ने लाइन पढ़ा, वो कुछ और था, उसको भूल जाओ। अभी तो अभी अभी पढ़ा अपन ने। अब सेम चीज अगर मैंने एक्स वाई और जेड पर भी, जेड भी ले आया मैं अगर इसमें, तो वो इक्वेशन कैसे दिख जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ऐसे दिखेगी, ए एक्स प्लस बी बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये दिखेगी लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई एंड जेड। सिर्फ एक्स वाई पे लीनियर इक्वेशन ऐसे दिखती है ना, ऐसे। और एक्स वाई जेड पर लीनियर इक्वेशन कैसे दिखेगी, ऐसे। तो जो एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन होती है वो हमेशा 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 कोई ना कोई प्लेन होता है, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इफेक्टिवली इसमें कांस्टेंट कितने, कोफिशिएंट कितने, देखिए एक कोफिशिएंट है, 2 कोफिशिएंट है,
3 कोफिशिएंट और 4 कोफिशिएंट है, ठीक है, 4 कोफिशिएंट है। और वेरिएबल कितने हैं इसमें? वेरिएबल 3 है, x, y और z। अच्छा, ये 4 कोफिशिएंट है ना, वो इफेक्टिवली 3 है, क्योंकि अगर आप पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करते हो तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो 1 कोफिशिएंट, 2 कोफिशिएंट और ये 3 कोफिशिएंट। ये तो ऐसी छोटी छोटी रंगीन बातें हो गई है ना, कि आपको अगर बोला जाए कि कितने इसमें कोफिशिएंट्स है, तो आप बोलोगे इफेक्टिवली देयर आर 3 कोफिशिएंट्स, क्योंकि आप कोई भी एक कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करने का फ्रीडम रखते हो। चलिए, तो लिखिए टोटल कोफिशिएंट्स कितने हैं? 4। टोटल कोएफिशिएंट्स in an equation of plane, total coefficients in an equation of plane is equal to 4, और effectively number of coefficients कितने हो जाएंगे? effectively number of coefficients will be equal to 3, है ना। कौन कौन से? नेमली b by a, c by a और d by a। यहाँ पे कौन कौन से थे? a b c d। खैर, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 3 पॉइंट्स। लिखो पहले आप, है ना, मैं समझाऊंगा बाद में, लिखेंगे अपन पहले। 3 पॉइंट्स पास थ्रू अ यूनिक प्लेन। Three points pass through a unique plane. ठीक है, समझो इस बात को। किसी भी प्लेन को बनाने के लिए, अच्छा आपसे मैं ना बच्चों वाले सवाल पूछता हूँ। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आज अपन एकदम आराम से पढ़ेंगे। आपका पूरा प्लेन आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको समझना सब कुछ है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। पहला सवाल, किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट होने चाहिए आपके पास? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से एक लाइन क्रिएट हो जाती है। एक पॉइंट मत बोल देना, क्योंकि एक पॉइंट से तो आप इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकते हो। किसी भी लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते? 2 पॉइंट। उसी तरह से किसी भी प्लेन को बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे, क्योंकि एक प्लेन है अपने पास, तो उसमें अगर अपने को 1, 2 और कोई भी तीसरा पॉइंट मिल गया, तो अपन उन तीनों पॉइंट से एक प्लेन बना सकते हैं। उन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, एक ट्राइंगल बन जाएगा, वो ट्राइंगल को काट लो आप, वो आपके सामने प्लेन आ गया। समझ में आ रहा है? तो प्लेन बनाने के लिए ट्राइंगुलर प्लेन आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो प्लेन बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी भाषा में ऐसा लिखवाना चाहूंगा, और टू फॉर्म एनी प्लेन, we need minimum 3 points। 3 से ज्यादा है तो फिर तो बोनस है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 पॉइंट से आप प्लेन बना सकते हो, जॉइन ऑल 4 ऑफ देम, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसको सीजर से काट दो, तो वो जो निकल के आएगा आपके सामने वो एक प्लेन आएगा। शेप से क्या मतलब, अपने को प्लेन तो है वो। आगे बढ़ते हैं अपन। सम कॉमन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, सम कॉमन इक्वेशंस ऑफ प्लेन। अच्छा चलो, फिर से अपन रफ में आते हैं, है ना। कीर्ति, आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप बताइए मुझे कि हाँ सर। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल, सॉरी, हाँ, x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। हाँ, बिल्कुल सही, गुड। अब सुनना मेरी बात, ये जो x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी, इसका मतलब क्या होता था कि इसको समझना, x इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, उसका x कोऑर्डिनेट हमको हमेशा 0 मिलेगा। y एक्सिस पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो 0, समथिंग समथिंग टाइप का होगा, 0,1 या 0,2, समझ रहे हो? तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। उल्टा x एक्सिस पर अगर अपन कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अब इसी लॉजिक को अपन
प्लेन की इक्वेशन में लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन लिखो, ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे, शांति से। एक्स वाई प्लेन, फिर वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये प्लेन्स होते क्या है। तो इन तीनों की इक्वेशन तो अपन बाद में लिखेंगे, पहले ये होते क्या है वो देखते हैं। लॉजिक एकदम वही रहेगा जो अपन ने यहाँ पे लगाया है। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अच्छा, क्या होता है ना कि आप आपकी दीवार, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपके रूम का जो कॉर्नर है वो तो सबसे अच्छा जीता जागता है एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो अगर आप अपने रूम के कॉर्नर को देखोगे तो उसमें जो एक दीवार है ना वो एक्स वाई प्लेन है, एक दीवार वाई जेड प्लेन है और जो फ्लोर है वो जेड एक्स प्लेन है। मतलब कि ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला प्लेन वो जेड एक्स प्लेन है। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपरली ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि अपने को एक बार में अच्छे से समझ में आए। देखो मान लो कि मैंने ऐसा कुछ बना दिया जेड एक्स प्लेन। ये जो मैंने आपके सामने थोड़ा सा प्लेन का पार्ट शेड कर दिया, पूरा प्लेन तो मैं शेड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि प्लेन तो इनफाइनाइट आगे तक पूरा बनेगा ना। तो मैंने एक पार्ट उसका शेड कर दिया। जो नीचे वाला प्लेन है ना बेटा, वो क्या है, जेड एक्स प्लेन है। अच्छा, अब मैं एक और प्लेन, जेड एक्स क्यों है, क्योंकि ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस से बना हुआ है। अच्छा, ये वाला जो प्लेन मैं बना रहा हूं, कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये प्लेन का नाम क्या रहेगा? YZ प्लेन। ये होगा वाई जेड प्लेन। तो येलो वाला हो जाएगा वाई जेड और ये वाला नेचुरली कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ठीक है, एक्स जेड प्लेन लिखिए। तो ये वाला प्लेन हो जाएगा आपके सामने ब्लू वाला, इसको अपन एक्स जेड प्लेन कहेंगे। आप आराम से एकदम चिल मार के ठंडे दिमाग से समझो सब, ठीक है। तो ये प्लेन हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। और ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तो तीनों प्लेन मैंने आपके सामने बनाए। अच्छा, इन तीनों की ना कुछ इक्वेशन होती है, मैं आपके सामने वो इक्वेशन रखना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक चीज समझो कि जो भी पॉइंट फ्लोर पर होगा उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा। कोई भी बच्चा मुझे बताइए, जो भी पॉइंट जमीन पर होगा उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सोचो सोचो। Y। पक्का? क्यों वाई जीरो होगा? क्योंकि वो वाई की तरफ जा ही नहीं रहा है ना, वो तो एक्स और जेड में रखा हुआ है। वाई की तरफ जाने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये नीचे वाला प्लेन क्या, एक्स जेड, एक्स जेड या जेड एक्स एक ही बात है। तो जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाती है, वाई इक्वल्स टू जीरो। मतलब इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। सेम लॉजिक जो अपन ने 2D में पढ़ा था, लॉजिक सेम है, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है, ठीक है। अच्छा, वाई जेड प्लेन पर कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा बताइए? एक्स। बिल्कुल, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और एक्स वाई प्लेन पर Z। जेड जीरो होगा। एक्सेलेंट। तो इनकी इक्वेशन यही होती है, एक्स जेड इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड मतलब x इक्वल्स टू जीरो और जेड एक्स मतलब y इक्वल्स टू जीरो। देखो सोचना भी बड़ा आसान है। आप अगर x z सोचोगे तो इसमें y नहीं है, x और z में y नहीं है तो y इक्वल्स टू जीरो, y z में x नहीं है तो x इक्वल्स टू जीरो और x y में z नहीं है तो z इक्वल्स टू जीरो, है ना। ऐसे ही सोचने का तरीका है, वैसे आप सोच सकते हो, ठीक है। लिख डालो यहां तक आप। चलिए, अब हम लिखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स से पहले
मैं आपको एक छोटा सा नोट्स या रिवीजन के फॉर्म में कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट, एक ही पॉइंट है। ठीक है, अरे इसका कोई शॉर्टकट होता है क्या? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर अ वेक्टर लिखना है मुझे, अ वेक्टर ऑफ लेंथ 12 यूनिट्स एंड डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, मान लो कुछ यूनिट वेक्टर ही होगा ना, एन कैप है, तो वो वेक्टर कैसे लिखूंगा मैं, उसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर लिख रहा हूं मैं, है ना, ए वेक्टर जिसका लेंथ और डायरेक्शन गिवन है, तो आप ए वेक्टर को कैसे लिख पाएंगे, उसका लेंथ या मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स। कुछ गलत हो गई स्पेलिंग, RENT, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेन्स। ठीक है, सारे की सारे फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सारे की सारी फॉर्म आसान है, पहला वाला फॉर्म आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, और वो सबसे बेसिक है, अभी मुश्किल लगेगा, बाद में तो ये दो कौड़ी का लगेगा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होता है। समझना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो आप सबसे पहले ये फोटो बनाएंगे, है ना, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, इन तीनों पर मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ, तीनों पर एक एक पॉइंट, और उनको ज्वाइन कर देते हैं अपन। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, एक प्लेन फील हो रहा है सबको, एक ट्रायंगुलर प्लेन है जो आपकी दीवार पर ऐसे टिका हुआ है। समझ में आ रहा है, दीवार पर, दीवार के कॉर्नर में जो एक्स वाई जेड ओरिजिन होता है, वहां से ऐसा टिका हुआ है। तो कोशिश करते थोड़ा सा और इसको फील दिलाने की। मान लो ये आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस, और इस एक्स वाई जेड एक्सिस पर एक छोटा सा प्लेन मैं यहाँ पे टिका देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे टिका हुआ है, दिख रहा है आपको, ऐसे टिका हुआ है, प्लेन ऐसे टिका हुआ है, और वो प्लेन का बस मैंने ट्रायंगुलर पार्ट बनाया है, क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस को, या ऊपर वाली जो रेड है वाई एक्सिस, उसको कट कर रहा है कहीं पे, इस वाली एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और ये वाली एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। तो मैंने बस वही 3 पॉइंट ले लिए हैं, बाकी सब हटा दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि आपको ये फील करना है कि ओरिजिन क्या है ये, और प्लेन क्या है ये। ओरिजिन और प्लेन के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ओरिजिन और प्लेन के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो अपने को गिवन रहता है इस नॉर्मल फॉर्म में। समझते हैं ना, आराम से समझते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा, समझाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, है ना, तो आप समझने की कोशिश भी मत करना, लेकिन लिखते जाइए, एक बार लिख लिया अपन ने फिर समझ लेंगे। तो लिखिए ओ एन इज नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन
एक मिनट है ना, नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन, नॉर्मल को ऐसा लिखते हैं ना, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वेक्टर हटा देना, ओ इन के ऊपर से वेक्टर हटा देना, टू द प्लेन। समझा नहीं रहा हूं मैं अभी, आपको सिर्फ लिखना है, जब समझाऊंगा तब मैं आपको बोल दूंगा। एंड ओ एन इज इक्वल टू डी, ठीक है। ऑल्सो एन कैप is the unit normal vector, is the unit normal vector along ON. Okay, then the equation of plane in normal form ये हो जाती R is equal to, sorry, R dot n cap is equal to D। लिखो तो सही, अभी सिर्फ अपन ने अभी अंग्रेजी लिखी है, अब अपन समझेंगे। ये जो येलो वाला प्लेन बनाया ना मैंने आपके सामने, इसके और ओरिजिन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको, हल्का सा गैप बन रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था, पेपर और ओरिजिन के बीच में थोड़ा सा गैप बन रहा था, वो डिस्टेंस जो है ना वो आपको गिवन है डी। अच्छा ठीक है, अब ये सारी लाइंस में मिटाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे, आप लोग लिख लो आराम से। ये जो मैंने ऊपर नोट लिखवाया था ना, उसके नीचे एक और नोट लिखो आप। छोड़ो, रहने दो, मत लिखो, यहां तक ठीक है। अच्छा आप समझते अपन है ना, अब सब लिखना विखना छोड़ दो। देखो ये प्लेन की इक्वेशन क्या आती है, आपके सामने लिखी हुई है बॉक्स में, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। यहाँ पे आर क्या है, एन कैप क्या है, डी क्या है, वो मैं आपको सबको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये पॉइंट जो है दिस इज ओरिजिन, और प्लेन पर कोई एक एन पॉइंट रखा हुआ है ना। या आप ऐसा देखो, ओरिजिन का और प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, ओरिजिन का और प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, ओरिजिन और प्लेन के बीच में कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको अपन डी कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन और प्लेन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी। गिवन है यहाँ पे ना, मतलब इसका क्या हो गया समझो, कि अगर ये प्लेन था और वो एक्स वाई जेड एक्सिस का ओरिजिन यहाँ पर था कहीं पे, ठीक है, दिस पॉइंट वाज ओरिजिन, तो ये पॉइंट का प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी, है ना। अच्छा ये पॉइंट क्या है, ओ, और वो पॉइंट क्या है, एन। आपको ये बोल रखा है कि ओ एन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट का प्लेन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ओ एन, मतलब ये पॉइंट जहां पर हिट कर रहा है प्लेन को, वो पॉइंट आप एन फॉर नालायक मान लो, तो ये ओ एन जो हो जाएगा, ओरिजिन का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ओरिजिन का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ओ एन। अच्छा अब आगे सोचते हैं अपन, आपको ये भी बोल रखा है एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन। देखो ये आपके सामने एक लाइन है ओ एन, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है डी, और इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर दे रखा है आपको, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर जो है वो एन कैप है। तो क्या आप ओ एन वेक्टर लिख सकते हो, क्या आप ओ एन वेक्टर लिख सकते हो, यस। उसका डिस्टेंस मतलब ओ एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इनटू उसका डायरेक्शन, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है डी, और वेक्टर का डायरेक्शन क्या है एन कैप,
तो वेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी इंटू एन कैप, है ना, मतलब वेक्टर ही आपके सामने आ जाएगा डी इंटू एन कैप। अच्छा एक चीज और देखो, हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के समय एक चीज पढ़ी थी, पोजीशन वेक्टर के समय एक चीज पढ़ी थी कि अगर अपने सामने ये एक्स वाई जेड एक्सिस दे रखी हो, थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, ये दे रखा है अपने सामने एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना। अच्छा ये ओरिजिन से लेकर अगर कोई पॉइंट ले लिया मैंने आपके सामने एन, ठीक है, ये ओ एन वेक्टर आपको अगर गिवन है, ओ एन वेक्टर आपको अगर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो ओ एन वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। देखो आपको ये समझना है कि पोजीशन वेक्टर का फंडा क्या होता था, उस पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर आप बनाओगे, है ना, ये पॉइंट का आप ओरिजिन से वेक्टर बनाओगे तो जो वेक्टर बनता है वही उसके कोऑर्डिनेट होते थे, ये मैंने आपको पीवी में समझाया था, ठीक है। तो इस वेक्टर का ओ एन वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये वेक्टर खुद ही रहेगा, क्योंकि ओरिजिन से निकलने वाला कोई भी वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही होता है ना। ओरिजिन से निकलने वाला कोई भी वेक्टर खुद ही का कोऑर्डिनेट होता है, तो n का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो यही आएगा जो ये वेक्टर है 2, 3, 4, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन ही यही होती थी कि वेक्टर ओरिजिन से जब अपन ज्वाइन करेंगे तो जो आएगा वेक्टर वही उसके कोऑर्डिनेट आएंगे, और कार्टेशियन फॉर्म में तो आसानी से दिख जाता है 2, 3, 4, और ये क्या है 0, 0, 0। अगर आपको वेक्टर लिखना है तो क्या करोगे 2 - 0 i कैप और 3 - 0 k कैप j कैप और 4 - 0 k कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर खुद, ये वेक्टर क्या था 2, 3, 4 आई कैप जे कैप के कैप, तो ये वाला वेक्टर भी उसी तरह से दिख रहा है अपने को ओ एन वेक्टर। ओ एन वेक्टर को मैं अगर बनाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा, है ना। इस ओ एन वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वेक्टर खुद, क्योंकि ये ओरिजिन से निकलने वाला वेक्टर जो होता है वो खुद ही का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये वेक्टर है क्या, अभी अभी अपन ने लिखा है, ये वेक्टर क्या है डी एन कैप, तो ये वेक्टर खुद इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बस ये चीज अपने को समझनी थी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ओ एन क्या था, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना था डी, ओरिजिन से डिस्टेंस अगर डी था तो ओ और एन को हमने ज्वाइन करा, डिस्टेंस कितना है डी, और ओ एन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर क्वेश्चन में ही गिवन है, क्या गिवन है एन कैप, तो ये ओ एन वेक्टर लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। फिर देखा कि अरे ये तो ओरिजिन से निकल रहा है, और ओरिजिन से निकलने वाला वेक्टर खुद का ही कोऑर्डिनेट होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर खुद, जैसे ओ एन का जो कोऑर्डिनेट है वो ये वेक्टर खुद हो गया था 2, 3, 4, उसी तरह से इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो ये वेक्टर खुद होगा। अब ये डी एन कैप कुछ ना कुछ तो होगा ही, इसमें कुछ आई कैप छुपा होगा, कुछ जे कैप छुपा होगा, कुछ के कैप छुपा होगा, ठीक है। चलिए, तो वो अपना अभी कंसर्न नहीं है, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गया। पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट है ये, ओके। अब आपको वेक्टर की इक्वेशन लिखने के लिए जो फंडा चाहिए होता है वो फंडा क्या है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। कभी भी आपको वेक्टर की इक्वेशन लिखनी हो तो प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो, सॉरी प्लेन की इक्वेशन लिखनी हो तो दो ही फंडे होते हैं। पहला फंडा होता है कि राइट अ जनरल वेक्टर ऑन प्लेन, आएगा धीरे से समझ में आएगा ये वाला, है ना, टाइम लेता है, लेकिन एक बार आ जाता है तो फिर कभी दिक्कत नहीं जाती है। राइट अ जनरल वेक्टर ऑन प्लेन, ठीक है। फिर अ वेक्टर perpendicular to the plane, a unit vector perpendicular to the plane should be known, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर एन कैप पता होना चाहिए अपने को। और थर्ड स्टेप क्या रहेगी आपकी, ये वाला वेक्टर का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, मैं नाम देने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, मान लो ये एनपी वेक्टर है, ठीक है। थर्ड वेक्टर ये हो जाए, थर्ड स्टेप ये हो जाएगी कि ये जो एनपी वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो आप एन कैप के साथ, ठीक है, वो जीरो होना चाहिए, इसको लिखो।
फिर अपन समझते हैं। तो अभी तक अपन ने 3 चीजें समझी। क्या? ओरिजिन का प्लेन से डिस्टेंस d था, और ओरिजिन और प्लेन के बीच में एक यूनिट वेक्टर, ओरिजिन और प्लेन के बीच में एक छोटा सा यूनिट वेक्टर पता था अपने को। तो हमें ओरिजिन और प्लेन के बीच में एक यूनिट वेक्टर अपने को पता था, ये वाला यूनिट वेक्टर पता है, और डिस्टेंस पता है, मतलब मैग्नीट्यूड पता है, तो वेक्टर ही पता है। तो हमने ओ एन वेक्टर लिखा। जब हमने ओ एन वेक्टर लिखा तो हमें पता चला कि ओरिजिन से निकलने वाला वेक्टर जो होता है वो खुद ही का कोऑर्डिनेट होता है। तो ये एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी एन कैप। एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने को पता है। ठीक है, अब आपका जो चित्र है वो इस तरह से दिखाई देगा, है ना। मैं ये ट्रायंगुलर चित्र को थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, छोड़ो, जैसा था वैसे ही रहने दो। ये बना दिया मैंने। इस प्लेन पर एक पॉइंट अपने को पता है नालायक, इसका कोऑर्डिनेट भी अपने को पता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस प्लेन पर एक जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे। ऐसा हर बार करेंगे। ठीक है, ऐसा हर बार करेंगे। उस जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आर वेक्टर होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर जो होगा वो आर वेक्टर होगा। आर और एन के बीच में अगर मैंने एक वेक्टर बनाना है तो आर एन वेक्टर बनेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एनपी वेक्टर जो लिखा है उसको आप आर एन वेक्टर लिख दो। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर अपने को गिवन है। कौन सा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमें गिवन है। यूनिट वेक्टर क्या है पता है अपने को? एन कैप पता है। हमें ये पता है कि प्लेन पर रखा हुआ एक वेक्टर, जनरल वेक्टर क्या है? आर एन वेक्टर। ये वेक्टर प्लेन पर रखा हुआ है, और प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमें पता है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है। cos थीटा मतलब cos 90 0 हो जाएगा। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो हम वो चीज़ अप्लाई कर देंगे, आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। तो ये आर एन वेक्टर जो भी है, इसका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल के साथ जो भी आएगा वो 0 आना चाहिए। अच्छा, आर एन वेक्टर क्या बनेगा वो देखते हैं अपन, है ना। आर एन वेक्टर क्या बनेगा? एन आर वेक्टर लिख दूं क्या मैं? एन पी लिखा था ना मैंने, एन आर लिख देता हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा ना कि ज़्यादा आसान है। आर एन एन आर दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे। अबे आर एन ऐसा होगा, एन आर ऐसा होगा, लेकिन दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे इसके, है ना। कैसे लिखते हैं एन आर वेक्टर को? बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है? आर, माइनस पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है? एन। एन का पोजीशन वेक्टर क्या है? एन का पोजीशन वेक्टर है ये डी एन कैप। हम लोग ये चीज बहुत पहले निकाल चुके थे। तो आर माइनस डी एन कैप डॉट, इसका डॉट करना है आपको एन कैप के साथ, और 0 के इक्वेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपकी लाइन की, सॉरी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। तो आर डॉट एन कैप, बीच में माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। अच्छा, एन कैप डॉट एन कैप 1 होगा। क्यों? क्योंकि एन कैप का मॉड 1, दूसरे वाले एन कैप का भी मॉड 1, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0, तो ये 1 आएगा। तो ये वाली चीज तो 1 होने वाली है। तो आपके सामने आ जाएगा आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, सॉरी, इक्वल्स टू डी, सही लिखा है मैंने, लेकिन मैं एक स्टेप और खाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, माइनस डी इक्वल्स टू 0, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी। यहाँ पे कैप होगा। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। हमने किया तो है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल था, है ना। क्योंकि मुश्किल क्यों है पता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। सुनने में अजीब लगेगा आपको, एकदम कपिल देव टाइप की चीज़, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी आसान है, इसलिए मुश्किल लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही आसान है।
क्योंकि इसमें 3 बेसिक चीज यूज हुई है। सबसे पहले हमको क्या गिवन था, चलो आप पहले लिखो, मैं समराइज करके बताऊंगा ये चीज। मान लो बाय चांस आपको इसका प्रूफ समझ में नहीं आया, तो क्या अपने पास एक गुड न्यूज है। अपने पास गुड न्यूज जो है वो ये है कि बिना प्रूफ के भी आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रूफ तो मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको आगे वाले प्रूफ समझ में आते जाए। ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, यहां से समझने की कोशिश करना। आर क्या है, आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट lying on the plane। एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इसको लिखो एक बार। मान लो अपने को प्रूफ समझ में नहीं आया है ना, मान लो प्रूफ समझ में नहीं आया, नहीं आता है जनरली समझ में, है ना, 2-3 बार 4 बार देखना पड़ता है तब जाके प्रूफ समझ में आ जाता है, लेकिन इनिशियली नहीं आता है। मान लो प्रूफ समझ में नहीं आया तो अपने को ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए। अब हर कोई रिलैक्स करके ये वाली इक्वेशन देखो, ये वाली इक्वेशन जो थी वो प्लेन की इक्वेशन है। क्या लिखा है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ प्लेन। मतलब अगर अपने पास प्लेन है, उस पर कोई भी जनरल पॉइंट रखा हुआ है वो। एन कैप क्या है, एन कैप है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। और डी क्या है, इस प्लेन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो। तो ओरिजिन से इसका ये मान लो ओरिजिन है, तो इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको 3 चीज पता होनी चाहिए बस, तो आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन of a plane find the vector equation of a plane which is at a distance of 6 by root 29 from origin and its normal vector from origin is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap। लिख के रखो इस क्वेश्चन को। एकदम टिपिकल बोर्ड एग्जाम के तरीके का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालना है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से आपको गिवन है। अच्छा, प्लेन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, देखो क्या होती है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी।
डी क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्या ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है अपने को? यस। तो आप लिख लो यहाँ पे डी कितना हो गया आपके पास, 6/√29। ठीक है। नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या गिवन है आपको, 2i - 3j प्लस 4k। देखो क्या होता है ना कि ये वाला जो प्लेन था वो एक्स वाई एक्सिस से ऐसे टिका हुआ था, तो ओरिजिन से एक नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर डाला। ये ओरिजिन है मान लो, है ना, ये वाली जो मेरी फिंगर है ये ओरिजिन है। यहाँ से अपन ने इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर डाला। तो ओरिजिन से अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपके सामने एक वेक्टर आएगा, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जरूर होगा। और हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए होता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है हमें, बट उसका यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो हमें क्या पता है, n ये वाला वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन क्या यह वेक्टर यूनिट वेक्टर है? नहीं। क्या आपको यूनिट वेक्टर चाहिए? हाँ, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप आराम से बना सकते हो। कैसे? उस वेक्टर को आप डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। तो हमने इस वेक्टर को 2i - 3j प्लस 4k, इनको डिवाइड कर दिया इनके मैग्नीट्यूड से, √29 और √29 से। इसका मैग्नीट्यूड √29 होगा, करके देख लो आप, है ना। 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 9 29। ठीक है। अब देखो इधर हर कोई, प्लेन की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, r.n क्या है लिख दो भाई, ये रहा n पूरा, है ना, इसको एज इट इज आप छाप दो। तो 2i/√29 - 3j अपॉन √29 प्लस 4k अपॉन √29, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। d किसके बराबर है, 6/√29 के बराबर है। ये आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मतलब अगर आपको वो प्रूफ समझ में नहीं भी आया था तो भी आप आराम से लिख सकते हो। बस ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन में थोड़ा सा दिक्कत जाती है। इसके बाद जितने भी टाइप्स है वो सारे बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। यहाँ पे √29 हर जगह कट जाएगा, तो अगर आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हो, 2i - 3j प्लस 4k, दिस इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं आपको कोई भी प्लेन की इक्वेशन देता हूं तो वो रहनी तो चाहिए इस फॉर्मेट में हमेशा। ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते, ऐसे हम कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि आपके साथ साथ जो r के साथ जो भी वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जैसे ये वाला वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ये वाली चीज डिस्टेंस होगी, है ना। समझो इस बात को, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये भी है और ये भी है, दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये और ये। लेकिन दोनों इक्वेशन ऑफ प्लेन में थोड़ा सा फर्क है। जो r के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, r के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो एक बार इसका हो रहा है और एक बार इसका हो रहा है। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि r के साथ यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जो हो रहा है वो वाला वेक्टर नॉर्मल वेक्टर नहीं है, सॉरी वो वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है? नहीं।
तो ये वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो आरएचएस में डिस्टेंस नहीं है, और अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो आरएचएस में डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आर के साथ यहां पर तो यूनिट वेक्टर है, तो ये वाली चीज डेफिनेटली डिस्टेंस होगी। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। फाइंड the direction cosines find the direction cosines of the unit vector perpendicular to the plane r dot 6 I cap minus 3 j cap minus 2 k cap plus 1 is equal to 0। ठीक है,